Hello students, welcome to our video lecture series. Now, today we are going to discuss about agriculture structure in which we can construct different types of dairy barn, cattle house जिसे हम बोलते हैं, है ना, sheep house, piggery house और पोल्ट्री हाउस. तो now today we are going to discuss about डेयरी बार्न. डेयरी बार्न क्या होता है? अभी तक हम जो हमारे रूरल जो विलेजर्स हैं अभी तक एक ट्रेडिशनल वे में जो हमारे डेयरी एनिमल्स हैं या कैटल हैं, ट्रेडिशनल वे में उसका अनमैनेज्ड वे में वो मैनेज करते हैं किसी भी डेयरी एनिमल को. तो यहाँ डेयरी फार्म में हम ये पढ़ेंगे कि एक मैनेज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक साइंटिफिक वे में हम हमारे जो डेयरी एनिमल्स हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. तो व्हेन प्लानिंग अ न्यू डेयरी बार्न, द साइज एंड लोकेशन ऑफ बार्न with relation to the entire farm, the field, roads, drainage channels, prevailing winds and landscaping are of important and should be considered. यदि हम कोई भी डेयरी बार्न ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. वी शुड कीप इन अवर माइंड रिलेटिंग टू इट्स साइज. साइज क्या होना चाहिए हमारे डेयरी बार्न का? साइज डिपेंड करता है कि हमारे डेयरी बार्न में कितने एनिमल्स हैं. हमारे डेयरी बार्न में कितने एनिमल्स हैं, ठीक है, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारा साइज क्या होना चाहिए. हमारे एनिमल डिसाइड करेंगे हमारा साइज क्या होगा डेयरी बार्न का. लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इजी टू अप्रोच टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट से नियर अबाउट पड़े. ऐसा ना हो कि हमको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाए. दूसरी बात, हमें जो फीड हम जहाँ से जिस मार्केट से ला रहे हैं वो हमारा नियर अबाउट पड़े. मतलब नियर अबाउट इन द सेंस एक ऑप्टिमम डिस्टेंस हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम हो तो अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए. मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब उसको ट्रांसपोर्ट करें तो हमारा कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम से कम आए. और इसके बाद हम बात करते हैं कि फील्ड कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, रोड्स हैं कि नहीं, ड्रेनेज चैनल प्रॉपर हैं कि नहीं, है ना, विंड कैसे चल रही है. तो ये सब हमें ध्यान रख के हमारा डेयरी बार्न को हम डिज़ाइन करते हैं. ये एक हाउस के जैसा होता है जिसमें हम हमारे कैटल को वहाँ पे हाउसिंग करते हैं. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी काउ एंड काफ्स जिन्हें हम बछड़ा कहते हैं, शुड ऑल्सो बी केप्ट इन व्यू बिफोर एनी कंसिडरेशन वर्क before any construction work is undertaken. The location of the fodder and feed storage building should be included in the plan. जब भी हम किसी भी डेयरी फार्म को ओपन करने जाते हैं तो हमारा उसमें स्टोरेज स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, स्टोरेज बिल्डिंग भी उसके पास में होना चाहिए या उसके साथ ही होना चाहिए, या जो हम फीड जो एनिमल को देंगे उसका स्टोरेज होना चाहिए, उसके साथ में फोडर जिसको बोलते हैं. मिल्क स्ट्रेनिंग, weighing, cooling and cleaning of milk utensils require a significant amount of labor, and therefore the location of a well planned milk house should be carefully chosen. Before a new dairy barn is planned, the future expansion of the business should also be considered. फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, हमारा जो प्रोडक्शन है उसको भी हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमारी डिमांड बढ़ते जाएगी. तो हमको ये भी हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि हमारा डेयरी बार्न भविष्य में हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं. तो हमारा उसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए.
ठीक है, वो कंसिडर होना चाहिए कि हम भविष्य में अगर चाहें तो इसको एक्सपांड कर सकें। द साइज ऑफ हर्ड इज यूजुअली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फोडर द फॉर्म इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनुअली। जो हमारा, जब भी हम एनिमल को बढ़ाने की बात करते हैं, एनिमल की जो नंबर ऑफ एनिमल्स की को हम अगर बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारा ये देख लेना चाहिए कि हमें हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में फोडर है कि नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जनरली इट इज़ इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस फोडर ऑन द फार्म एंड टू बाय concentrates from the market, and thus one effort to have a large size herd than if the farm itself had to provide all the feed stuffs. The dairy barn, when properly located, should have a good approach from the highway, जैसे कि मैंने बताया वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब नियर होना चाहिए, रोड्स नियर होनी चाहिए अपने डेयरी बार्न से जो रोड है उसका मतलब इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। और द मिल्क हाउस इज बेस्ट लोकेटेड ऑन अ क्लीन वेल ड्रेन्ड साइड नियर द बार्न। जो हमारा मिल्किंग हाउस है, क्योंकि हम हमारा डेयरी में जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसको हाउसिंग अलग करते हैं, मिल्किंग अलग करते हैं। मिल्किंग हाउस अलग होते हैं, जो मिल्किंग एनिमल होते हैं उनको हम मिल्च एनिमल जिसको कहते हैं, उनको हम अलग ले जाके मिल्किंग करते हैं। तो हमारा मिल्किंग हाउस जो होना चाहिए वो हमारा मिल्किंग हाउस डेयरी बार्न के नियर अबाउट होना चाहिए। मिल्किंग हाउस प्रॉपर बेस्ट लोकेशन में होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, ताकि उसमें जो है वो एक्यूमुलेशन ना हो, जो ड्रेनेज का एक्यूमुलेशन ना हो, जिससे क्या होता है हाइजीनिक कंडीशन खराब हो जाती है। तो हाइजीन हो प्रॉपरली, हाइजीन कब होगा जब उसका प्रॉपर ड्रेनेज उसमें प्रॉपर होगा, ठीक है, वो क्लीन होते रहेगा प्रॉपरली, बट सेपरेटेड from it by a 6 meter long paved passage. It should face the road and provide with doors fixed with wire mesh to keep off the flies. जो flies है, fleas है, जो वो नहीं आना चाहिए हमारे मिल्क हाउस के अंदर, ठीक है। In tropical countries like India, it is better to have enclosed barns facing इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है जैसे इंडिया, इसमें हमको जो हमारा मिल्किंग हाउस है या हमारा जो बार्न है उसका फेसिंग कैसा होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ये है, वेस्ट इज नॉर्थ साउथ। तो हमारा उसका जो फेस होना चाहिए डेयरी बार्न का, तो वो कैसा होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट हो गया तो ये ईस्ट ये वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन, यहाँ पे है तो हमारा इस डायरेक्शन में इसका फेस होना चाहिए, मतलब इसका जो कॉर्नर है ये ईस्ट में होना चाहिए, ये वेस्ट में होना चाहिए। The location of the feed and fodder store with respect to the barn should be planned so that the minimum time is spent in taking the supplies to the barn. जो लोकेशन है फीड की, फोडर की, जो हमारा स्टोरेज है फीड फोडर का, उसका वो नियर अबाउट होना चाहिए, किससे, डेयरी बार्न से, ताकि हमारी सप्लाई तुरंत हो जाए, ताकि हमें सप्लाई में टाइम कम लगे। टोपोग्राफी ऑफ बार्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा ड्रेनेज प्रॉपर, हम जो चैनल बना रहे हो ड्रेनेज प्रॉपर बन जाए, है ना। ऐसा ना हो कि रेनी सीजन में हमारे बार्न के अंदर पानी भरे। तो हमारी टोपोग्राफी भी मेजर रोल प्ले करती है जब हम व्हेन वी कंस्ट्रक्ट एनी डेयरी बार्न। तो बिसाइड द नेचुरल रेन वाटर यूज्ड in grooming of cow and cleaning of barn,
and dairy utensils has to be disposed of, it is desirable to have paved approaches to the dairy barn, as this prevents stagnation of water and unhealthy surroundings. Under these conditions, if it is not possible to transport the cow dung from the barn daily, it is desirable to fence an area near the barn for storage of manure to be spread over the cropped area later. A proper system or method should be developed to take care of waste produces. तो हमें सबसे पहली बात हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कोई भी डेयरी फार्म को डिज़ाइन करते समय। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेयरी फार्म। हम कितने टाइप से डेयरी एनिमल को या हमारा जो कैटल है उसको हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, मीन्स हमारा डेयरी का बार्न का टाइप क्या हो सकता है। सबसे पहले तो स्टेंशियन बार्न कहते हैं हम। एक लूज हाउसिंग बार्न होता है, स्टेंशियन बार्न होता है। लूज हाउसिंग बार्न विथ मिल्किंग रूम और लूज हाउसिंग बार्न विदाउट मिल्किंग रूम। ओपन एयर बार्न, तो तीन तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेंशियन बार्न, लूज हाउसिंग बार्न और नंबर थर्ड ओपन एयर बार्न। स्टेंशियन बार्न, लूज हाउसिंग बार्न और ओपन एयर बार्न। तो हम एक एक करके पूरा डिटेल देखते हैं। स्टेंशियन बार्न सबसे पहले देखते हैं कि स्टेंशियन बार्न क्या होता है। द काउ आर हाउस्ड एंड मिल्क इन द सेम बिल्डिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल पर्पज बार्न ऑफ द काउ हाउस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, स्टेंशियन बार्न क्या होता है, जिसमें काउ हाउसिंग भी हो और वहीं पे उसका मिल्किंग भी हो, उसको हम बोलते हैं स्टेंशियन बार्न। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हाउसिंग प्लस मिल्किंग इन द सेम बिल्डिंग और सेम बार्न, इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस बार्न और इसको हम बोलते हैं स्टेंशियन बार्न। अब हम लूज हाउसिंग बार्न की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं। लूज हाउसिंग बार्न में क्या होता है, इन विच द काउ आर हाउस्ड इन कवर्ड और पार्शियली कवर्ड यार्ड। एक कवर्ड यार्ड होता है हमारा, ऐसा थोड़ा सा पार्शियली कवर्ड रहता है, जो हम ऊपर से टीन शेड वगैरह डाल देते हैं या पूरा फुल्ली कवर्ड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लूज हाउसिंग बार्न, जिसमें काउ आर हाउस्ड इन अ covered or partially covered yard, but they are milked in batches in a special milking house. लूज हाउसिंग में क्या होता है, ये होता है पार्शियली कवर्ड होता है और फुल्ली कवर्ड होता है। ये पार्शियली कवर्ड होता है और फुल्ली कवर्ड होता है। बट अगर मिल्किंग करना है तो क्या होता है, दे आर मिल्क इन बैचेस इन ए स्पेशल मिल्किंग हाउस कॉल्ड द मिल्किंग पार्लर। इसी पे हमारा एक टर्म आती है क्या, मिल्किंग पार्लर।
पे हमारा एक टर्म क्या आता है, मिल्किंग पार्लर। मिल्किंग पार्लर किसको कहते हैं, जहाँ पे एनिमल को हम सेपरेट अलग हाउस पे ले जाते हैं और उनकी मिल्किंग करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, बैचेस में ले जाते हैं, 3-3 का बैच, या ज़्यादा बड़ा अगर बाद में तो थोड़ा बड़ा बैच लेके जाते हैं। और अब बात करते हैं ओपन एयर बार। ओपन एयर बार जैसे नाम से समझ में आ रहा है, द काउ लिव इन फील्ड एंड दे आर फेड एंड मिल्क्ड देयर। वहीं पे ऐसा छोड़ देते हैं अपन, चारों तरफ से फेंसिंग कर देते हैं, काऊ को छोड़ देते हैं, ठीक है। ओपन बार में, ओपन बार डज नॉट हैव एनी कवर, कोई कवर नहीं होता ऊपर से। काऊ लिव इन फील्ड्स एंड दे आर फेड एंड मिल्क्ड देयर, वहीं पे उनकी मिल्किंग होती है। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज लोफिंग बार। लोफिंग मतलब आवारा ऐसे घूमना, इसको क्या बोलते हैं हम, लोफिंग बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 जनरल टाइप्स ऑफ बार एंड इज नॉट कॉमन ऑन अ वेल एस्टेब्लिश्ड डेयरी बार। ये वेल एस्टेब्लिश्ड डेयरी बार की कैटेगरी में नहीं आता है। अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम स्टैंशियन बार की बात करें। Extension bar offers several advantages over the loose housing bar. It is the common type of bar on modern dairy farm having large herd. यदि हमारे पास बहुत सारा लार्ज हर्ड है या हमारी ज़्यादा कैटल है या ज़्यादा एनिमल है, तो हम एक्सटेंशन बार में उसको रखना ज़्यादा साइंटिफिकली होगा या ज़्यादा सेफ होगा या ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। As a large number of cattle can be handled in one barn unit, ठीक है। Individual feeding and management of animal are possible. For 8 or more cow, a 2-row barn with either face in or face out arrangement may be selected. Face in और face out arrangement क्या होता है, जैसे ये है बार, ये काऊ की यहाँ पे मेंजर होता है, यहाँ पे काऊ स्टैंड होती है ऐसे, ठीक है। ये अपनी काऊ है, यहाँ पे स्टैंड होती है, और ये जो है ये मेंजर होता है, यहाँ पे फीड होता है। ये काऊ का फेस होता है, देखिए फेस होता है काऊ का, यहाँ पे फीड होता है, इसको हम मेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेंजर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फीड होता है, यहाँ पे क्या बना हुआ होता है, ये क्या होता है, ड्रेनेज होता है। इनकी जो एक्सक्रीटा होती है या इनका यूरिन होता है वो यहाँ से ड्रेनेज होता है। तो ये इसका फेस, और यहाँ पे भी एक काऊ होती है, इसका फेस, ये दोनों एक दूसरे के, एक का फेस दूसरे के फेस के सामने होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेस इन टाइप। अगर इसको हम पलट देंगे, एक का जो
यहाँ काउ खड़ी होती है और ये मेंजर होता है, ये मेंजर। तो ये इसका फेस इधर होता है काउ का और इसका फेस इधर होता है, और ये यहाँ ये होता है ड्रेनेज, और ये मेंजर होता है। यहाँ पे फीड हम काउ को करवाते हैं। तो ये टेल टू टेल हो गया और ये हेड टू हेड सिस्टम होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, टेल टू टेल सिस्टम, फेसिंग जिसको बोलते हैं, सॉरी फेस आउट जिसको बोलते हैं, और हेड टू हेड मतलब फेस इन। ठीक है। द फेस आउट type barn is preferred in milch animal and also whenever the barn is to be enclosed। यदि barn enclosed है और milking animal है वहाँ पे ज़्यादा, तो हम कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं? फेस आउट टाइप का सिस्टम प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट सिंस